गुड इवनिंग बच्चों। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये खासकर हाई स्कूल के बच्चों के लिए है। अभी तक ग्रुप में हाई स्कूल के बच्चों के लिए हमने जो भी कुछ लिख कर भेजा या नोट्स का फोटो खींच के भेजा, उन सारी चीज़ों को आप नोट कर लें। कॉपी में एक नोट्स बना लीजिए। पोषण का जो चैप्टर है उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अभी। उसमें हमने जो आपके पास भेजा था उसमें पहले तो हमने पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है और पोषण के प्रकार क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने आपके पास लिख के भेजा था। और इसके बाद जो है पोषण के चरण पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 ये करके हमने आपके पास इसका जो है फोटो खींच के भेजा था। तो इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो सीरियल, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। सीरियल नंबर आपका गड़बड़ ना होने पाए इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो पहले चैप्टर का जो नाम होगा वो होगा पोषण। तो पोषण और पहले पेज से आप पोषण ही लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप पोषण की डिफिनीशन लिखेंगे। फिर हमने बताया था आपको पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसको आप लिखेंगे और पेज भरता जाएगा, उस हिसाब से आगे पीछे आप बढ़ते जाएंगे। और इसके बाद जो सबसे पहले पोषण, उसकी परिभाषा और फिर जो है पोषण की आवश्यकता, फिर जो है पोषण के प्रकार। दो पोषण है, एक स्वपोषी पोषण है, एक परपोषी पोषण है। तो दोनों को पहले लिख लेना है। पोषण के प्रकार में पहले लिख लेना है, उसके बाद फिर हेडिंग डाल डाल के डिटेल में लिखना है। वो हमने भेज दिया है। आप ग्रुप में जाइएगा, 9th और 10th ए और बी दोनों ग्रुप में। तो उसमें आप आगे पीछे करके देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। बहुत सारे टीचर्स भेज रहे हैं ना, तो उस आगे पीछे हो जाता है मैटर। आप ऊपर नीचे करके देखिएगा तो आपको मिलेगा। तो पोषण की आवश्यकता, उसके बाद पोषण के प्रकार, स्वपोषी परपोषी और दोनों का डिटेल। इसके बाद फिर हमने जो अभी कल भेजा है, कल मतलब 6 मई को जो भेजा है, 6 मई में हमने 2 पेज भेजे हैं। सबसे पहला पेज जो मतलब पोषण के प्रकार के बाद रहेगा वो पोषण के चरण है। तो 5 चरण है: भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन का स्वांगीकरण और भोजन का बहिक्षेपण। ये 5 चरण है 2 पेज मिला के। तो इसको आप लिख लोगे। इस तरह से आप स्टार्टिंग से लेकर और अभी तक जो हमने भेजा उसको इसी सीरियल में लिखेंगे, कॉपी में पेज नंबरिंग डालते हुए। सबसे पहले पोषण है क्या, आवश्यकता क्यों पड़ती है, फिर पोषण के प्रकार क्या है और दोनों प्रकार की डिटेल, और उसके बाद पोषण के चरण क्या हैं। इतनी चीज़ों को हमने आपको अभी तक भेजा था। तो चलिए उसी चीज़ को इस वीडियो में हम समझाना चाह रहे हैं। अब करना क्या है आपको कि सीरियल से लिखने के बाद इस वीडियो को आप तभी देखिए, या एक बार देख लें, 2 बार देख लें, लेकिन नोट्स तैयार करके इसको फिर एक बार देखें, अवश्य देखें, वीडियो को रोक रोक कर देखें। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, आपको बताना चाहेंगे पोषण। पोषण क्या है? तो पोषण क्या है, आप सभी को पता है कि हमारे दैनिक जीवन में किसी भी कार्य को हमें करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा तभी मिलेगी जब हम भोजन करेंगे। कोई भी काम आप करें, अगर काम आप नहीं करते हैं तो भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे कि आप जब सो रहे हैं तो आपके हृदय की गति, रक्त का दौड़ना यानी ब्लड सर्कुलेशन, इसके बाद जो है बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट शरीर के अंदर हो रहा है, टूटे फूटे अंगों का मरम्मत हो रहा है, इसके बाद जो है अवशोषण हो रहा है बॉडी के अंदर, पाचन हो रहा है। तो ये सभी बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं। तो इन सभी क्रियाओं के लिए भी हमें आवश्यकता होती है भोजन की। और भोजन किससे मिलता है हमें, मतलब किस क्रिया द्वारा मिलता है? पोषण क्रिया द्वारा। पोषण द्वारा हम भोजन को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले पोषण की परिभाषा। पोषण की परिभाषा क्या है? भोजन को ग्रहण करना। सबसे पहले आप भोजन को ग्रहण कर लिए, अपने मुख में रख लिए, दांत से कूच कर, जीभ से उलट पुलट कर आपने अंदर पहुंचा दिया उसको, ये अंतर्ग्रहण हो गया। तो भोजन को ग्रहण करने से लेकर उसके पाचन और फिर अवशोषण तक की संपूर्ण प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। ये नहीं कि जैसे बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है कि भोजन को ग्रहण करना ही पोषण है। चलो ठीक है, लेकिन ग्रहण करने के बाद उसको पचना जरूरी होता है। जब तक पचेगा नहीं तब तक भोजन ठोस अविलेय होता है, तब तक वो अवशोषित नहीं होगा। तो सबसे पहले भोजन ग्रहण होगा, इसके बाद वो पाचन उसका होगा, और पाचन हो जाने के बाद फिर उसका अवशोषण होगा।
तो भोजन के ग्रहण करने से लेके उसके पाचन एवं अवशोषण तक की संपूर्ण प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब पोषण की आवश्यकता क्यों होती है भाई? तो पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? कार्य करने के लिए, वृद्धि विकास के लिए, जीव द्रव्य के निर्माण के लिए, रोग रोधी क्षमता विकसित करने के लिए व अन्य कार्यों के लिए, शरीर के अनुरक्षण के लिए, है ना। तो इन सभी कार्यों के लिए हमें भोजन चाहिए, पोषण चाहिए। इसके बाद पोषण के प्रकार। तो पोषण के दो प्रकार हैं। सबसे पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण। तो जो स्वपोषी पोषण है उसमें जो भी जीव हैं वे अपने भोजन को स्वतः अपने शरीर के अंदर निर्मित कर लेते हैं। ठीक है। पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपने शरीर के अंदर स्वतः भोजन को निर्मित कर ले वह स्वपोषी जीव कहलाता है, और यह पूरी प्रक्रिया स्वपोषी पोषण कहलाती है। और पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव दूसरे जीवों पर निर्भर हो या वहां से ही अपना भोजन प्राप्त करता हो, अपने बॉडी के अंदर वो स्वतः न बना पाए, तो उसी को हम कहते हैं परपोषी पोषण। और ऐसे जीव परपोषी जीव कहलाते हैं। तो जो स्वपोषी पोषण करें वो स्वपोषी जीव, और जो परपोषी पोषण करें वो परपोषी जीव। अब स्वपोषी में भी दो प्रकार होता है। एक प्रकाश स्वपोषी होता है, एक रसायन संश्लेषी होता है। तो पौधे, खासकर पौधे, जितने भी पौधे हैं वे प्रकाश पोषी संश्लेषण करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा जल ग्रहण करते हैं, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, और ये सब मिलके जो है भोजन का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण हो जाता है, और फिर जाइलम फ्लोएम द्वारा जल और भोजन का प्लांट की पूरे बॉडी में परिवहन कर दिया जाता है, और जहाँ जहाँ भोजन की आवश्यकता होती है, जिस ऑर्गन में, जिस अंग में, वहाँ पे वो चीज़ पहुँचा दिया जाता है, और फिर इस तरह से वो पोषण प्राप्त कर लेते हैं। ये तो हो गया परपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण में प्रकाश स्वपोषी पोषण। और इसके बाद जो रसायन पोषी पोषण है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रसायन पोषी संश्लेषण करते हैं। तो रसायन पोषी संश्लेषण में क्या होता है? रसायनों का उपयोग होता है। रसायन कहाँ है? वायुमंडल में। वायुमंडल में बहुत सारे क्या पाए जा रहे हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, बहुत सारी गैसें पाई जा रही हैं। उन गैसों को या उन रसायनों को सूक्ष्म जीव ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं? उसको अपने बॉडी के अंदर जो है, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, उस रसायन से, उस गैस से उस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, अर्थात उसी से अपना भोजन बनाते हैं और जीवित रहते हैं। तो चूंकि वो रसायनों का उपयोग कर रहे हैं इसलिए वो रसायन स्वपोषी हो गया। और जिसमें प्रकाश का उपयोग हो रहा है वो प्रकाश संश्लेषी हो गया, जिसमें रसायन का हो रहा है वो रसायन संश्लेषी हो गया। तो इस तरह से पोषण की ये दो विधियां हो गई। तो पोषण की परिभाषा, पोषण की आवश्यकता, पोषण की विधियां। अब परपोषी पोषण देख लीजिए डिटेल में। स्वपोषी पोषण में प्रकाश और रसायन। अब परपोषी पोषण, दूसरे से जो भोजन प्राप्त करे या दूसरे पर जो निर्भर हो वो परपोषी जीव है, और वैसा पोषण परपोषी पोषण है। अब इसमें भी कई विधियां हैं भाई। इसमें 2-3 विधियां हैं, जैसे परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, सहजीवी पोषण, कीटभक्षी पोषण, है ना। बहुत सारे प्रकार के पोषण है, लेकिन आपको जो मुख्य रूप से पढ़ना है वो 3 पढ़ना है। सबसे पहला है परजीवी पोषण। पोषण की वह विधि, या हम कह सकते हैं परपोषी पोषण की वह विधि। परपोषी पोषण को हम विषम जीवी पोषण भी कहते हैं, क्योंकि विषम चीजों को ग्रहण किया जाता है जीवों द्वारा। कोई शाकाहारी है तो कोई मांसाहारी है, तो कोई सर्वाहारी है, किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है, मतलब विभिन्न तरह के पोषण वो प्राप्त करते हैं, तो वो विषम जीवी पोषण भी कहलाता है। तो परपोषी पोषण में सबसे पहले परजीवी। अब परजीवी पोषण क्या है? ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव केवल जीवित जीव द्वारा अपना भोजन प्राप्त करे या उस पर निर्भर हो। वो आंतरिक परजीवी भी हो सकता है और बाह्य परजीवी भी हो सकता है, यानी शरीर के अंदर रहकर भी भोजन प्राप्त करेगा, शरीर के बाहर रहकर भोजन प्राप्त करेगा। तो अंतः परजीवी हो या बाह्य परजीवी हो, परंतु केवल जीवितों से भोजन प्राप्त करेगा, तो उसको हम परजीवी पोषण कहते हैं। इसके बाद अब परजीवी पोषण में कौन हो गया? प्लाज्मोडियम ले लो। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया परजीवी है, जो एनाफ्लीज मॉस्किटो के अंदर और हमारे आपके बॉडी के अंदर
रह के अपना जीवन चक्र पूरा करता है और हमारे आपके शरीर से भोजन प्राप्त करता रहता है और जीवित रहता है। ठीक, इसके बाद आप आ जाइए जो है, हाँ, परजीवी पोषण का एक एग्जाम्पल और है, ई कोली, एस्टेरिसिया कोली, वो भी हमारे आहार नाल में है, वहाँ से भोजन प्राप्त कर रहा है, वो अंतः परजीवी है। इसके बाद दूसरा मेथड है मृतपोषी। तो ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हो वे मृतजीवी पोषण करते हैं, उसको हम कह सकते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करे उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसमें बहुत सारे फंजाई हैं। फंजाई मतलब फंगस, फफूंदी, अचार खटाई में या जो है तमाम सब्जियों में, प्याज में, पेनिसिलियम प्याज में लग जाता है, वहां से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। लेकिन कब? जब प्याज सड़ रहा हो या प्याज को आप किसी नम स्थान पे रख दिए, वो लिविंग स्टेज में ना हो, तब ऐसी अवस्था में, या कहीं पे जो है अचार खटाई बना के आपने रख दिया, दही, दूध हो गया, दूध से जो दही बन रहा है वो भी मृतजीवी पोषण है एक प्रकार का। तो ये सब जो है मृतजीवी पोषण के एग्जाम्पल है और ऐसा पोषण मृतजीवी पोषण है। इसके बाद सहजीवी पोषण, ऐसा पोषण जिसमें दो जीव एक साथ कॉम्बिनेशन बनाकर रहते हो और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हो, किसी को कोई नुकसान न करता हो, वो सहजीवी पोषण है। जैसे राइजोबियम में आप देखिए, जितनी भी राइजोबियम एक जीवाणु है, जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया है। वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को खींच लेता है, स्वतः भोजन बना लेता है या प्राप्त कर लेता है, और प्लांट को भी वो प्राप्त हो जाता है। लाइकेन, कवक और शैवाल, ये दोनों भी कॉम्बिनेशन बना के रह रहे हैं, तो ये भी सहजीवी पोषण का एक उदाहरण है। तो इस तरह से ये जो है विषमजीवी या परपोषी पोषण के प्रकार थे। ठीक, जैसे स्वपोषी पोषण में दो थे। सबसे पहला प्रकाश स्वपोषी जिसमें प्लांट थे, दूसरा था रसायन स्वपोषी जिसमें सूक्ष्मजीव थे, और फिर परपोषी पोषण के तीन मुख्य प्रकार, जिसमें सबसे पहला जीवितों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं वे जो है परजीवी पोषण हो गया, और जो है मरे सड़े गली चीजों से ले रहे हैं वो मृतजीवी पोषण हो गया, और जिसमें दो लोग जीवित हैं और एक साथ कॉम्बिनेशन बना के रह रहे हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, वो सहजीवी पोषण हो गया। अब आपको इस वीडियो को कई बार देखना है, एक बार में समझ नहीं आता, आपके पास ऑप्शन है, इसको आप डाउनलोड कर रखें, और जब आपको आवश्यकता हो तब आप इसको रोक के प्ले करते रहें। जहाँ कहीं समझ में ना आए उसको रिवाइज करके देखते रहें और कई बार देखें, आराम से देखिए, आपके समझ में आएगा। तो हमने आपको पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के प्रकार क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। वो आप नोट्स में देख के और इस वीडियो को देख के आप मिला के पढ़ लीजिए। कहीं डाउट हो तो फिर आप पूछिएगा। और इसके बाद लास्ट बच रहा है पोषण के चरण। यानी पोषण के स्टेप्स कितने हैं, तो 5। पोषण के 5 स्टेप हैं। सबसे पहला है इंगेशन, भोजन का अंतर्ग्रहण। दूसरा है डाइजेशन, भोजन का पाचन। तीसरा है एब्जॉर्प्शन, यानी भोजन का अवशोषण। चौथा है एसिमिलेशन, यानी भोजन का स्वांगीकरण। और 5वां है इगेशन, भोजन का बहिक्षेपण। तो ये 5 चरण हैं। 5 चरणों में पोषण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसी को हम स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाई स्कूल के बोर्ड पेपर में अभी जो परीक्षा हुई, जिसकी कॉपी अभी नहीं चेक हुई है, या ग्रीन जोन में कॉपियां चेक हो रही हैं, बाकी ऑरेंज और रेड जोन में अभी कॉपी जांचने का कार्य नहीं प्रारंभ हुआ है, तो जहां भी कॉपी चेक हो रही है, या जो भी कहने का मतलब 2020 हाई स्कूल की जो परीक्षा हुई है उसमें जीव विज्ञान का इस साल अभी 2020 में ही एक प्रश्न आया था, पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। तो पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं बताइए। स्वपोषी पोषण पूछा था, स्पष्ट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई एनसीईआरटी यूज नहीं। स्वपोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। तो स्वपोषी पोषण मतलब अभी हमने आपको पोषण के 2 प्रकार बताए हैं। पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी, परपोषी। तो स्वपोषी परपोषण के लिए आवश्यकताएं क्या हैं या आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। सबसे पहली आवश्यक परिस्थिति है प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए।
यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषी पोषण कहते हैं। और यह स्वपोषी पोषण का एक उदाहरण है। आराम से 2 नंबर आपको मिल गया। ठीक, आप पढ़े सब कुछ होते हैं, प्रश्न वो घुमा देता है, आप भी घूम जाते हैं। आप जरा विचार कर लिया करें 1-2 मिनट कि पूछना क्या चाह रहा है। उसने पूछ लिया स्वपोषी पोषण, सर ने पढ़ाया है पोषण के प्रकार, स्वपोषी परपोषी। उसने थोड़ा घुमाया, स्वपोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियां, हो गए कंफ्यूज, कर दिया गड़बड़। थोड़ा सा विचार करें, स्वपोषी पोषण में सर ने आपको क्या बताया, इस पर आप सोचें। तो उन्होंने ये बताया कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, प्रकाश उपस्थित हो, क्लोरोफिल सहायता करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से खींचा जाएगा, जड़ें जल को खींचेंगी, दोनों आपस में सहयोग करेंगे, पत्तियों में भोजन निर्मित हो जाएगा। यह प्रकाश संश्लेषी पोषण है, इसी को हम स्वपोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियां कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो जो 5 चरण है भोजन के, उसको हमने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहला भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, चौथा भोजन का स्वांगीकरण और 5वां बहिक्षेपण। इसको एक शब्द में हम कह सकते हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। ये 5 चरण है। इन 5 स्टेप्स में मिला के तब न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला क्या है, भोजन का अंतर्ग्रहण। अब भोजन का अंतर्ग्रहण भाई विभिन्न तरह से होता है। इसको हम नॉर्मली भक्षण कह सकते हैं। भोजन का भक्षण करना ही भोजन का अंतर्ग्रहण है। अब जितने आप देखें सूक्ष्म जीवों को ले लें, अमीबा, एक साधारण प्रोटोजोआ की हम जो है आप बात करें तो अमीबा में सामान्यतया अस्पष्ट मुख नहीं पाया जाता। स्यूडोपोडिया द्वारा वो चलन करता है, मूवमेंट करता है। और यदि कोई कीट या उसका भोजन कुछ दिखता है तो उसको वो अपने स्यूडोपोडिया द्वारा एक खाद्य रिक्तिका निर्मित करेगा ऊपर की ओर से, स्यूडोपोडिया को अंदर की ओर घुमा के। और फिर जब वो शिकार को अपने पकड़ में कर लेगा, गिरफ्त में कर लेगा, तो फिर वो एक फूड बैकोल के रूप में हो जाएगा और फिर वो अंदर जाके टूट जाएगा और उसी में फ्री हो जाएगा। उसी में मतलब प्रोटोजोआ अमीबा के बॉडी में, और फिर वो भोजन का पाचन कर देगा। इस तरह से उसको भोजन प्राप्त हो जाएगा। मानव में ले लीजिए, हम आप अपने मुख द्वारा ग्रहण कर रहे हैं। जो कीट होते हैं, इंसेक्ट, वो भी माउथ द्वारा, लेकिन उनमें कई तरह के माउथ होते हैं, पियर्सिंग, सकिंग टाइप। कोई शक कर रहा है, कोई जो है चबा रहा है, कोई कुतर के खा रहा है। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं। तो पोषण के चरण में जो पहला स्टेप है भोजन का अंतर्ग्रहण, उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, उसमें आपको ये लिखना है कि सामान्यतया इसे हम भोजन का भक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया में हम भोजन को अपने मुख द्वारा अपने शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। इसी को हम भोजन को अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसी को हम भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। मानव की यहाँ बात करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में मनुष्य में अंतर्ग्रहण है, वो तो हमने आपको उदाहरण बताया। ठीक है, भोजन को मुख द्वारा शरीर के अंदर पहुंचाना या भक्षण करने की क्रिया ही अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब इसके बाद अंतर्ग्रहण हो गया, अब पाचन होना जरूरी है भाई, क्योंकि जो भी आपने भोजन ग्रहण किया है वो थोड़ा ठोस है। ठोस होने के साथ साथ अविलेय भी है। जब तक विलेय नहीं होगा, सरल नहीं होगा, तब तक उसका अवशोषण नहीं होगा। तो अंतर्ग्रहण किए गए भोजन का, या हम कह सकते हैं कि शरीर के अंदर आया हुआ ठोस अविलेय भोज पदार्थ सरल और विलेय पदार्थ में बदल जाता है। इसी क्रिया को हम पाचन कहते हैं। या ठोस अविलेय भोज पदार्थ का सरल विलेय पदार्थों में बदलना ही पाचन है। और इसमें सहायता करेंगे एंजाइम्स, बीकर, बहुत सारी एंजाइम्स उस भोजन को पचाने में, जिससे भोजन सरल रूप में हो जाएगा। अब भोजन जब पच गया, लिक्विड हो गया, सरल हो गया, तरल हो गया, वहां ठोस था, अविलेय था, यहाँ विलेय हो गया। अब आराम से वो तरल रूप में है, लिक्विड फॉर्म में है। अब उसको
छोटी आंत की दीवारों में छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं, वहीं पर उसका अवशोषण होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऊतकें और बहुत सारे अंग हमारे शरीर में दूर दूर होते हैं, तो हर जगह तो अवशोषण हो नहीं सकता, क्योंकि भोजन आहार नाल में ही गया है। आहार नाल, आहार के नालिका में ही भोजन गया है, तो आंत में ही अवशोषण होगा। अवशोषण विसरण क्रिया द्वारा होता है। अब ये विसरण क्रिया क्या है? विसरण एक ऐसी क्रिया है जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी भी ठोस द्रव गैस में उसके अणु या उस पदार्थ के परमाणु अधिक से कम की ओर मूवमेंट करते हैं। जैसे सेंट आपने किसी कमरे में छिड़क दिया, वहां सांद्रता अधिक है, एक कोने पे बहुत ज्यादा सुगंध है, बाकी धीरे धीरे पूरे कमरे में सुगंध फैलती जा रही है। इसका मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट हो रहा है अणुओं का, पदार्थों के अणुओं का। अब इसमें किसी पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। जो भोजन आपने जो है अवशोषित किया है, सॉरी, जो भोजन आपने मतलब ग्रहण करके पचाया है या जिसका पाचन हुआ है शरीर में, तो वो अधिक सांद्र है और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण क्रिया द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसी को हम विसरण कहते हैं। और अब पचे हुए भोजन को छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुरों द्वारा सोख लिया जाता है या अवशोषित कर लिया जाता है। इसी क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। अब अवशोषण हो जाने के बाद स्वांगीकरण। अवशोषण हो गया तो अवशोषित किए गए भोज्य पदार्थ से जीव द्रव्य का निर्माण होगा, अन्य चीजों का निर्माण होगा, जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। या एक लाइन में हम ये भी कह सकते हैं कि अवशोषित किए गए भोज्य पदार्थों का, अवशोषित किए गए भोज्य पदार्थों का जीव द्रव्य में विलीन, विलीन मतलब मिल जाना। अवशोषित किए गए भोज्य पदार्थों का जीव द्रव्य में विलीन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। जो भी भोजन अवशोषित हुआ है वो जब प्रोटोप्लाज्म में जाके मिल जाएगा तो उसी को हम स्वांगीकरण कहते हैं। अब लास्ट स्टेप है बहिक्षेपण। देखिए, जो भी भोजन आप ग्रहण करते हो, जो भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, वो सारा भोजन कह सकते हैं कि खाने योग्य नहीं होता, न पचाने योग्य होता है। अब यहां पे हम ये कहेंगे कि पचाने योग्य नहीं होता। जो भी आपने ग्रहण किया है वो सारा का सारा भोजन ऐसा नहीं है कि जितना आपने ग्रहण किया सब जो है पचा दिया जाएगा। उसमें तमाम एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं जो अपशिष्ट रहती हैं, हमारे लिए आवश्यक नहीं होती, अनावश्यक होती हैं। उनका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता, वो बड़ी आंत में जाकर मलाशय में एकत्र रहती हैं और समय समय पर उनका बहिक्षेपण होता रहता है। अब ये